Hello everyone, I am Sandeep Kumar and you are watching my YouTube channel Social with Sandeep. Guys, मैं अपने इस YouTube चैनल पर उन एस्पिरेंट्स उन लोगों के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिन लोगों को कई बार डिफ़िकल्टीज़ मतलब कई मुश्किलें जो उनका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग एक तरफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करने में लगे हुए हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, और वो जॉब भी कर रहे हैं, है ना। और जॉब करते करते वो पढ़ भी नहीं पाते क्योंकि जॉब पे सुबह जाना और शाम तक आना, फिर वो बुक से पढ़ नहीं पाते। ठीक है, आपको हर जगह मोस्टली CDP, हिंदी और इंग्लिश इन सब की पेडागोजी मिल जाती है, लेकिन ये जो 60 मार्क का है ये सोशल का पार्ट, ये मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें आपका पेडागोजी भी शामिल होगा, पर उससे पहले की जो NCERT है वो हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट उनको ज़रूर शेयर करें जो एक्चुअल में तैयारी कर नहीं पा रहे हैं, और तो वो आते जाते भी एटलीस्ट इस वीडियो को सुन सकेंगे, इसमें लिखा हुआ प्रॉपर देख सकेंगे। वो चाहे तो वीडियो सुनते सुनते याद रख सकें और साथ में लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं, जो कि NCERT बेस्ड लिखा हुआ सब कुछ, उससे बाहर कुछ भी नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आज पार्ट 2 करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का, फिर 7th की हिस्ट्री भी करेंगे, लेकिन पार्ट के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप सब कवर हो जाए। ठीक है, तो मैं रीड करूँगा, उसको ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करना है। ठीक है, आखेटक आखेटक क्या होते हैं, आखेटक क्या है, ये शब्द बोला ये है खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाते हैं। तो आखेटक कौन होते हैं? आखेटक एक संग्राहक है। आखेटक कौन है? आखेटक एक संग्राहक है, खाद्य संग्राहक। ठीक है, देखो, अ से अपना और ख से खाना, अपना खाना जो संग्रह करते हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हो कि आखेटक कौन होते हैं। आखेटक जो अपना, अ से आखेटक जो अ से है वो अपना बोल सकते हो आप, और ख से खाना, तो अपना खाना जो इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, है ना, उनको आपने क्या बोल दिया? अखेटक। और अखेटक को क्या बोला है कि जिन्हें भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर पुकारा जाता है। तो इनको ऐसे ही नाम नहीं मिला है क्योंकि अखेटक क्या करते थे, अपने खाने को इकट्ठा करने के लिए हर एक जगह आना जाना करते थे, और ये जितना खाना इनको उस दिन चाहिए या उस समय चाहिए अपने या अपने परिवारों के लिए, वो केवल उतना ही इकट्ठा करते थे, बाकी एक्स्ट्रा नहीं लेकर आते थे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम बाकी एक्स्ट्रा भी उठा के ले आएँ इस लालच में कि हमें हमारे पास सब कुछ हो जाएगा, तो बाकी समुदाय का क्या होगा। तो इसीलिए बाकी समुदाय को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, आगे लिखा है महापाषाणिक पुरस्थल, पुरापाषाणिक पुरस्थल और नवपाषाणिक पुरस्थल। ठीक है, तो महापाषाणिक, पुरापाषाण और नवपाषाण, तो पाषाण के 3 काल हैं, नवपाषाण है, महापाषाण और पुरापाषाण। लेकिन स्टेप क्या है, सबसे पहले महापाषाण पत्थर आए, फिर उसके बाद पुरापाषाण है, फिर पुरापाषाण के बाद नवपाषाण। ठीक है, या नीचे से आप जा सकते हो कि नवपाषाण यानी नए, नए से पहले जो पुराने थे यानी पुरापाषाण, उससे भी पुराने थे यानी कि महापाषाण। ठीक है, अब महापाषाण के उदाहरण या महापाषाणिक पुरास्थल का उदाहरण क्या है? महापाषाण के पुरास्थलों का उदाहरण है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ब्रह्मगिरी के साथ साथ एक और है आदि चनलर। ठीक है, चनलर लर। ठीक है, तो जो सबसे बड़े यानी कि महापाषाणिक पुरास्थल हैं वो 2 हैं।
पहला स्थल है ब्रह्मगिरी जो कि आपका महाराष्ट्र में है। दूसरा है आदि चंदलर जो फेमस है, उसके जगह के नाम भी मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। जो फेमस है उसके मैंने नाम भी लिख दिए कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका पुरापाषाण, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्या है, पुरापाषाण। तो पुरापाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं? अब पुरापाषाणिक 3 स्थल हैं। पहला स्थल है पुरापाषाणिक का भीमटेक, ठीक है। पहला स्थल क्या है, भीमटेक। भीमटेक जो कि आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल रहा है हमेशा से, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि जो पुराने पाषाणों की जो जगह है जहाँ पे पुराने पाषाण पाए गए हैं, पुराने पत्थर पाए गए हैं, उन पत्थरों का एक सबसे फेमस जो नाम है वो है भीमटेक, ठीक है। कहाँ पर पाया गया, मध्य प्रदेश में। दूसरा है हुंसकी और तीसरा है करनूल गुफाएं, ठीक है। तो 3 गुफाएं मतलब 3 एक ऐसे स्थल है जो आपके सबसे पुराने पाषाणों का माना जाना इस जगह है, ठीक है। तो सबसे पुराने पाषाण कहाँ पर है, भीमटेक यानी कि आपका मध्य प्रदेश में है। दूसरा है हुंसगी और तीसरा है कुरनूल गुफाएं। फिर अब तीसरा पार्ट आता है आपका नव पाषाण। अब नए नए पाषाण कहाँ पे है, जो आजकल नए नए पाषाण मिल रहे हैं जो प्रसिद्ध हैं काफ़ी, तो उसमें से एक है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान या फिर ईरान में। ऐसे ऑप्शंस में आप दे सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो आपका जो मेहरगढ़ है वो कहाँ पर है, मेहरगढ़ आपका है ईरान में। ईरान में भी कहाँ, बोलन दर्रे के आसपास, ठीक है। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि मेहरगढ़ में जो है नव पाषाण यानी कि नए नए पाषाण मिले हैं। कौन सी जगह, मेहरगढ़। मेहरगढ़, महागढ़ और बुर्जहोम। बुर्जहोम यानी कि बुर्ज की छालों पे जो लेख लिखे जाते थे, लिपियाँ लिखी जाती थी बुर्ज के छालों पे, जो कि कहाँ पर है, कश्मीर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बुर्ज की जो बुर्जहोम है वो कहाँ पर है, कश्मीर में है। फिर आपका है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा आपका कहाँ है वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में। कोल्डी हवा, ठीक है। कोल्डी हवा आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर है चिरांद। चिरांद और दाओजली, हेडिंग और हल्लूर और पेयमपल्ली, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं एक पुरापाषाणिक स्थल के नाम है। तो अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आखेटक कौन होते हैं, आखेटक जो इकट्ठा करते हैं, आखेटक, ठीक है। इकट्ठा करते हैं, जो अपने खाने को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको आखेटक का है, संग्रह करते हैं, ठीक है। महापाषाणिक स्थल 2 हैं जो सबसे बड़े, मतलब सबसे बड़े वाले जो स्थल है वो 2 हैं। पहला कौन सा है, भीमटेक भीमटेक नहीं, ब्रह्मगिरी, ठीक है। पहला महापाषाणिक स्थल कौन सा है, पहला महापाषाणिक स्थल है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, ब्रह्मगिरी आपका है महाराष्ट्र में, ठीक है। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में है। और दूसरा महापाषाण स्थल कहाँ पर है, आदि चंदलर में, ठीक है। पहला है ब्रह्मगिरी, दूसरा है आदि चंदलर। अब पुराने पाषाण के स्थल कौन कौन से, तो 3 पुराने पाषाण के, 2 तो महापाषाण थे, उससे जो पुराने हैं वो 3 हैं जो फेमस है ज़्यादा, जैसे कि भीमटेक जो कि मध्य प्रदेश में है, और हुंसगी और करनूल गुफाएं, ये सारी पाषाणिक स्थल है, ठीक है। फिर नव पाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं, नव पाषाणिक स्थल यानी कि जो नए नए पत्थरों के स्थल है, ठीक है। नव पाषाणिक मतलब जो नए नए पाषाण है, नए नए पत्थर वाली जगह है। तो ये एक नहीं, कई सारी, जैसे मेहरगढ़ यानी कि पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान लिखा था तो आप पाकिस्तान में टिक कर सकते हो। अगर ईरान नहीं लिखा है तो, या पाकिस्तान और ईरान दोनों नहीं लिखा तो आप बोलन दर्रा देखोगे, वहाँ पे बोलन दर्रा को कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया जा सकता है। मैच द फॉलोइंग जैसे बोलते हैं ना, आप करते हैं बचपन में, या आपके घर में छोटे जो भाई बहन होंगे या जो भी होंगे उनकी किताबों में आप देखते हो मैच द फॉलोइंग जैसे लिखा होता है कि इसको मिलाओ। तो यहाँ पे जो ये
मेहरगढ़ का जब ऑप्शन में पूछा जाएगा कि मेहरगढ़ इसमें से कौन सा मेहरगढ़ कौन से स्थान पर है, तो आपके जो ऑप्शंस होंगे या तो ईरान के पास, यानी सिर्फ ईरान लिखा होगा, ईरान नहीं लिखा होगा तो बोलंदरा लिखा होगा, बोलंदरा नहीं लिखा होगा तो दोनों की जगह पाकिस्तान भी लिखा हो सकता है, क्योंकि कुछ किताबों में एनसीईआरटी में मेहरगढ़ को पाकिस्तान में भी बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। मेहरगढ़, महागढ़, बुर्जहोम कश्मीर में है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। ये फेमस जो नाम है, जो फेमस स्थल है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली हाईलाइटेड करके बता रहा हूँ, जैसे कि कहाँ पर है ये स्थित नवपाषाण। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में आप जाओगे तो कोल्डी हवा जगह पे जाओ, वहाँ पे नए पाषाणों की स्थल मिलेंगे। कोई उत्तर भारत में रहते हैं तो कश्मीर में जाओ, कश्मीर में बुर्जहोम वाली जगह पे। ठीक है, पाकिस्तान या ईरान के आसपास वाले लोग जो हैं वो मेहरगढ़ देख सकते हैं, बहुत फेमस है ना। और हमारे यहाँ जो हमारे भारत में जो मध्य प्रदेश का ये भीमटेक है, ये और भी ज़्यादा फेमस है। ब्रह्मगिरी महाराष्ट्र का, ये भी फेमस है। ठीक है, आगे क्या है, आगे लिखा है आधुनिक गांव और आधुनिक नगर। गांव जो आज के प्रेजेंट जो गांव हैं, आधुनिक नगर जो है, आधुनिक नगर कौन सा है, इनाम गांव। ये देखो यहाँ पे भी गांव आ रहा है, इसमें भी गांव आ रहा है, गांव गांव। ठीक है, आधुनिक गांव इनाम गांव कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में। ठीक है, आधुनिक गांव, गांव कहाँ बसे आधुनिक गांव, वो है इनाम गांव, गांव 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 इनाम गांव। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद आधुनिक नगर। अब एक गाना ना, बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, है ना, एक कोई गाना है, मुझे एग्जैक्ट पूरा नहीं पता, लेकिन मतलब ये जो लाइन है शायद इतनी तो ध्यान में है कि हाँ ये है बम्बई नगरिया तो देख बबुआ, ऐसे करके कोई गाना है। ठीक है, तो नगर बम्बई या मुंबई भी बोल सकते हो, और कोलकाता, तो ये दो जो है वो कौन से आपके नगरी इलाके हैं, नगरी क्षेत्र है, जहाँ पे संख्याओं में लोग आते हैं। ठीक है, संख्याओं में क्या है, लोग आते हैं। ठीक है, आगे आगे क्या है, माइक्रोलिथ। अब माइक्रोलिथ क्या है, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, माइक्रोलिथ क्या है, माइक्रोलिथ यानी कि छोटा। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो, मैक्रो बड़े पाषाण और माइक्रो मतलब छोटे पाषाण। ठीक है, मैक्रो बड़े और माइक्रो माइक्रो छोटे। ठीक है, माइक्रोलिथ यानी कि छोटे पाषाण, माइक्रो मतलब छोटे। ठीक है, तो माइक्रोलिथ यानी कि छोटे पाषाण। ठीक है, अब ये क्या है, लघु पाषाण है। माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण, लघु पाषाण मतलब लघु मतलब छोटा। ठीक है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा और लघु मतलब होता है छोटा। तो लघु पाषाण बोला है, इन्हें या इन पाषाणों को औजारों में, जब कोई भी औजार बनाते थे जैसे भाले वगैरह हो गए, या पत्थरों से कोई उस समय, या हड्डियों से कोई चक्कू वगैरह जैसे औजार के रूप में तैयार करके उसका इस्तेमाल करते थे पहले। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो माइक्रोलिथ यानी कि लघु यानी कि छोटे जो पाषाण हैं, उन छोटे पाषाणों का इस्तेमाल औजारों में हड्डियों या फिर लकड़ियों के जैसे मुट्ठे बना करके लोग हंसिए में या फिर औजारों में इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वो आपने देखा ना, जो एक ग्रिप करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे पाषाणों का इस्तेमाल किया जाता था। आपने देखा होगा ना, जो पहले लोग तीर कमान कम चलाते थे, तीर कमान के तौर पे लकड़ी के उसमें पत्थरों को नोकीला बना करके भाले के तौर पे इस्तेमाल करते थे, है ना। और जो जैसे आज हम छीलने के लिए, मतलब पील ऑफ करने के लिए, किसी चीज़ के छिलके को हटाने के लिए मोस्टली हम एक न्यू आपके आसपास चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन पहले क्या था, सीपी जो समुद्री एरिया में, रेतीले एरिया पे जो आपको मिलती थी, उसका इस्तेमाल करते थे। तो मतलब पहले जो था उसमें हम पाषाणों का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर तरीके से करते थे। आज हम पत्थरों को देख के फेंक देते हैं, इस्तेमाल करने योग्य नहीं समझते हम। पहले के लोग इन्हीं पत्थरों को बहुत तरीके से इस्तेमाल करते थे। आपने देखा ना, वो जो आग जलाने का आविष्कार हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसी पत्थरों, दो पत्थरों को आपस में से वो रगड़ते थे और वो चिंगारी फेंकने लगी, तो वहाँ से उन्होंने आग को शुरू कर दिया, है ना। तो ये पाषाण जो है कहीं ना कहीं आपके काम के ही आए। अब बोला है बसने की प्रक्रिया।
बसने की प्रक्रिया में क्या है कि लोग जब मतलब आप जब बसने जाते हो किसी जगह जब जाते हो तो आप क्या करते हो, आसपास की सारी चीज़ों का इंतज़ाम करते हो ना, तभी तो बसोगे। जैसे जैसे कि आप जाओगे तो खान पान आसपास आपको आसानी से उपलब्ध हो सकता है कि नहीं, वो देखोगे। आसपास पार्क पेड़ पौधे, ठीक है, ये सब छायादार चीज़ें हैं कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जैसे आज आप देखते हो कि आसपास हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, रेस्टोरेंट हो खाने पीने के लिए, है ना। इमरजेंसीज हो तो आप हॉस्पिटल को देखोगे। आपके बच्चों को ज़्यादा दूर जाना ना पड़े स्कूल वगैरह पढ़ने के लिए, तो आप आसपास के स्कूल प्रेफर करते हो, है ना। पानी की सप्लाई, लेटरिन बाथरूम की सुविधा आप ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं देख रहे होते हो। तो वो सारी चीज़ें देखने से क्या होता है कि आप अपनी सुविधाओं को ज़्यादा बेहतर समझते हुए आप वहीं बस जाते हो। तो यहाँ पे हिस्ट्रीज़ में भी ऐसी सारी चीज़ों को दर्शाया गया कि जो बसने की प्रक्रिया थी उसमें क्या होता था, लोग लोग क्या करते थे, लोग उसमें क्या करते थे, लोग अपने बसने के लिए क्या करते थे, आसपास के पेड़ पौधे को, जानवरों की देखभाल भी करने की क्रियाएं करते थे। तो जब लोग बसना शुरू करते थे तो बसने से पहले वो अपने आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों को विशेषकर ध्यान रखते थे, क्योंकि पेड़ पौधों से ही वो जीवित होते थे। उस पे लगने वाले फल या उससे होने वाले फूल, उनके बीज, जो भुने हुए बीज वो खाते थे आग में भून करके, जो कि टेस्टी होते थे, ठीक है, और हेल्दी भी होते थे। तो ये सारी चीज़ें वो अपने आसपास बहुत अच्छे से देखा करते थे, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या बोला कि इस बसने की प्रक्रिया में और क्या बताया कि लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावनाएं कम, या जो थोड़ी सी कम बीमार पड़ते हो, ऐसे जानवरों को पाला करते थे ये। और जानवर में वो ही जानवर ज़्यादा पसंद करते थे जो हिंसक कम हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारे जानवर बेकार होते हैं, सारे बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये वैसे जानवरों को पालना ज़्यादा पसंद करते थे जो इनके जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगी है, ठीक है। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, है ना। कुछ लोग बिल्ली, तो कुत्ता भी पालते थे। अब सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर आपके घर में चूहे, उस समय चूहे, क्योंकि लोग मिट्टी वाले घरों में ज़्यादातर रहा करते थे, है ना, मिट्टी के फर्श वगैरह मट्टी की चीज़ों में लोगों का इस जो स्थल था वो ज़्यादा रहा करता था। तो चूहे नुकसान करते थे। अब चूहों से बचने के लिए उन्हें बिल्ली पालनी पड़ती थी, है ना। तो बिल्ली क्या करती थी, उनके चूहों को निकाल के खा जाना या चूहों से बचाने के लिए कहीं ना कहीं काम आती थी। तो यानी कि बिल्ली भी हेल्पफुल है। हम नहीं समझते, लेकिन बिल्ली के भी अपने एक फ़ायदे होते थे उस समय में, ठीक है। फिर डॉग्स, अब डॉग्स भी पालते हैं लोग, वो इसलिए ताकि घर के सिक्योरिटी के फॉर्म में, सुरक्षा के तरीके से एक रक्षक के तौर पे रख सके उसे, ठीक है। फिर गाय, भैंस, बकरी, इनसे दूध, मुर्गी वगैरह से अंडे, है ना। और कई दफ़ा ये इनका मांस वगैरह भी इस्तेमाल करते थे खाने लायक। तो कहने का मतलब है कि हम बसने की प्रक्रिया में केवल एक चीज़ नहीं, सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। खान पान का ध्यान रखते थे, पेड़ पौधों का ध्यान रखते थे, हर एक चीज़ का, ठीक है, A to Z सब। और इन्होंने ये जो बात बोली कि जानवर पालते थे लेकिन वो जो कम हिंसक हो। अब हम ये कहें कि नहीं भैया, कुत्ते ज़्यादा बेकार होते हैं, बहुत बेकार होते, काट लेते हैं ये वो, लेकिन कुत्ते से भी ज़्यादा तो ख़तरनाक शेर वगैरह हो गए ना, शेर हो गए, है ना। शेर, और कौन हो सकता है खतरनाक, आप और कौन सा जानवर है जो खतरनाक हो सकते हैं, जैसे जो जंगली सूअर है, भालू हैं, ये सब खतरनाक हो सकते हैं, मतलब हमला कर सकते हैं, हमलावर होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब किसी के घर में बोला जाए कि हम छोटा सा पपी पाल लेते हैं, डॉग के बच्चों को रख लेते हैं, तो वो कोई उसको उस बच्चे को कहेगा तो शेर का बच्चा है, तो बच्चे के दिमाग में तुमने पहले ही शेर भर दिया। अब वो शेर का बच्चा है तो भैया शेर जैसे ही रहेगा और शेर ही पालने की ज़िद कर बैठेगा। तो भैया अगर शेर पालोगे तो वो उसे तो खाएगा ही खाएगा, साथ में पूरे घर का निवाला बना देगा एक दिन, जिस दिन वो बड़ा होगा, क्योंकि उनकी खुराक उनके बढ़ते उम्र के साथ बढ़ जाती है। जैसे आप बचपन में सिर्फ दूध
से काम चला लेते हैं, दूध पी लेते हैं। फिर बड़े होते हैं, फिर आपको टॉफ़ी चाहिए, 1 रुपये चाहिए, फिर और बड़े होते हो तो 5 रुपये आ जाते हो, 10 रुपये आ जाते हो। जैसे आप बढ़ते हो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। वैसे ही जानवर भी है, छोटे हैं तो थोड़ा ही खाना खा कर के आपको वो चीज़ें देते हैं, लेकिन जब बड़े होते तो उनसे आप ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हो? अगर आप रखते हो तो उतना खिलाओ ना। मैंने कई दफ़ा देखा है कि लोग मारते हैं, पीटते हैं, अपना गुस्सा उन पे मतलब उतारने लग जाते हैं। तो पहली बात तो जानवर फिर ऐसा लगता है कि वो नहीं, जिनको पाला है वो नहीं है, वो जो मारने वाले लोग हैं ना वो महा जानवर हैं, क्योंकि उनको ही समझ नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं कि जानवर है, तो जानवर का मतलब हमारे माइंड में सबके यही चलता था ना कि मतलब ना समझ है, बेवकूफ़ है ये वो। तो बेवकूफ़ी तो वो करते हैं ना जो उसको पीट रहे हैं, क्योंकि फिर तो वो जानवर हो गए, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि इनको कैसे ट्रीट करना है। तो बढ़ते के साथ साथ उनको भी खुराक की ज़रूरत होती है। जब उनको आप खुराक ही नहीं दोगे तो आपको उतना चीज़ें कहाँ से देंगे? अब आप सोचो 4 बाल्टी डेली देती थी तो आज 3 बाल्टी क्यों दिया? आप पीटोगे, भगा दोगे, निकाल दोगे, उसको छोड़ दोगे कि भैया आप तो दूध नहीं देती। लेकिन जब आपकी खुराक ही ढंग की नहीं है तो वो उतना कहाँ से देगी? तो आपको उनकी देखभाल यानी कि प्रॉपर करनी पड़ती थी। हिंसक जानवर ये सब नहीं होते, हम इन्हें बना देते हैं, हम इनको पीटने लगते हैं। तो ये अपने बचाव के लिए अपने सींग, अपने बचाव के लिए भौंकना, तो ये सारी चीज़ें करते हैं और इनके ज़िम्मेदार ह्यूमन बींग्स ही होते हैं। आप स्ट्रीट डॉग को देखते हो अपने गली के आसपास, तो आप उनको प्यार करने की जगह मारने लगते हो। क्यों? अगर आप एक बार उनको रोटी खिला दो, रोटी नहीं खाते, रस खिला दो, रस नहीं खाते, मट्ठी खिला दो, बिस्किट खिला दो, कुछ भी खिलाओ जो एटलीस्ट वो खाते हैं, ठीक है, तो आई गारंटीड कि वो आपको ज़रा सा भी नहीं परेशान करेंगे, बल्कि आपको जब जब देखेंगे ना आपके पीछे पीछे चलेंगे। और आप जितना डरते थे, एक दिन आप ये कहोगे यार एक टाइम था जब मैं इसको देख के भागता था, अब ये मेरे को देख कर के मेरे साथ साथ आता है। अब मैं इसको पहले मैं इसके पास नहीं जाता था, अब ये मेरे से दूर नहीं जा रहा है। तो मतलब इतना लविंग नेचर होता है डॉग्स का, चाहे वो आप घर में पालो चाहे बाहर के डॉग्स को देखो, ठीक है। तो प्यार करोगे तो रिटर्न में प्यार ही मिलेगा, नहीं तो फिर आप मारोगे डांटोगे तो एक वो माइंड सेट हो जाता है सामने वाले को देख करके, और वो फिर वो भौंकता ही है। आप कहते हो ना कि ये बहुत परेशान करता है, भौंकता है, तो ऐसे ही नहीं भौंकता क्योंकि आपने कभी इसको डांटा, पीटा या मारा, धमकाया होगा। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप उनको प्यार दें। जितना प्यार देंगे वो उतना ज़्यादा आपसे क्लोज टू होंगे और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आपको नुकसान पहुंचाने वालों से आपको बचाएंगे। ऐसा करते हैं ये लोग। आपको कोई अगर डांट भी रहा होगा ना ऐसे मजाक में, तो भी वो उस पर भौंकने लग जाएंगे, उसके ऊपर कूदने लग जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे होते हैं नेचर वाइज, ठीक है। तो डॉग्स वगैरह को आपको पीटना नहीं है, बल्कि उनको प्यार देना है। ऐसे हर जानवरों को प्यार दिए करेंगे तो ज़्यादा आपसे क्लोज टू होंगे, वो ज़्यादा आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब आगे में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है भंडारण का तरीका। अब वो कैसे भंडारण करते थे, कैसे इकट्ठा करके रखते थे, तो बोला है कि पशुपालन यानी जो भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंस है ना, मुर्गी, तो पशुपालन जो भोजन के भंडारण का ही एक तरीका था। यानी कि भंडारण का तरीका क्या था इनके समय में, पशुपालन करना ही इनके लिए भंडारण कहा जाता था। क्योंकि पशुपालन से जैसे मैंने बताया ना कि किसी से अंडे मिल रहे हैं तो किसी से दूध मिल रहे हैं, है ना, किसी का मांस खा रही है, तो बेसिकली वो पशु इनके लाइफ में एक भंडारण के तौर पे काम आए, सुरक्षा भी करते थे और कहीं ना कहीं वो इनके भोजन का इंतज़ाम भी स्वयं करते थे। बस आपको क्या है, बस शर्त है कि उनकी देखभाल जितना बेहतर करोगे उतना ही आपको बेहतर खाना मिलेगा। इसलिए तो मैंने बोला कि हर किसी को प्यार से रखोगे, हर जानवर को, चाहे वो घर के बाहर के हो चाहे घर के अंदर हो। कुछ लोग होते हैं शौक़ के लिए पालते हैं, पीटने लगते हैं, पूरी तरह से मारते हैं जानवरों को, डॉग्स हो घर में या गाय भैंस हो, है ना, बिल्ली वगैरह, बहुत बुरी तरह से पीटते हैं गुस्से में कि तुमने ये फाड़ दिया, तुमने वो फेंक दिया, तुमने यहाँ सुसु कर दिया, तुमने वहाँ पोटी कर दी। तो ये करना एक चाहील और गंवार लोगों की पहचान होती है, जो कि हमें करना ही नहीं चाहिए। कर दिया तो क्या हो गया, बचपन में आप भी छोटे रहे होगे, आप भी अपने पेरेंट्स के ऊपर सुसु पोटी कर देते हो, आप
आपको पेरेंट्स ने आपके बेड पे सुलाया है या किसी बिस्तर पे रखा है, उस बिस्तर को आप भी तो ख़राब कर देते हो। आपके पेरेंट्स ने तो उठा के नहीं पटक दिया आपको, आपके पेरेंट्स ने तो इस गलती पे आपको घर से बाहर छोड़ तो नहीं दिया। तो आप उन जानवरों को ऐसा क्यों रखते हो, ट्रीट करते हो? आप उनको पीटे नहीं, उनको ऐसे जैसे डांटते हैं, जैसे हमें डांटते हैं पेरेंट्स, तो हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। आप थोड़ा सा डांटते हो, वो शांत हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हम ये नहीं करना है। वो इतने समझदार होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, उनसे प्यार करना है, नफ़रत नहीं करनी होती है। तभी वो हमें और हम उनको समझने की जो कोशिश है वो बरकरार रख पाएंगे। ठीक है, तो समझना है। तो भंडारण समझ में आ गया। भंडारण का जो तरीका है वो क्या था? पशुपालन। पशुपालन कैसे बता दिया कि कुछ पशु पालन करने से क्या करते थे, उन्हीं से मांस, अगर उनको मांस खाना है तो उसी पशु का इस्तेमाल कर लेते थे वो मांस खाने के लिए। उनसे मिलने वाला दूध, दही या लस्सी इस तरह के रूप को वो इस्तेमाल कर लेते थे। उन्हीं पशुओं से वो अंडे वगैरह खा लेते थे। यानी कि वो पशु को ही क्या बोल दिया है, भंडारण का तरीका। तो भंडारण के रूप में वो किसको भंडार करके रखते थे, किसको इकट्ठा करके रखते थे? इतने अनाज तो उगाते नहीं थे वो, क्योंकि वो अखेटक समुदाय के लोग दिन भर इधर से उधर घूम फिर करके इकट्ठा करते थे। तो उन्होंने अपने साथ कुछ जानवर रखे और वही जानवर को उन्होंने बोल दिया कि ये हमारे भोजन का भंडारण है, एक तरीका है। ठीक है, अगर ज़्यादा भूख लग रही है और कुछ नहीं मिल रहा तो वो भोजन के तौर पे उनके दूध, उनके द्वारा दिए गए जो अंडे हैं उसका इस्तेमाल करते थे। अगर वो भी नहीं है तो वो स्वयं जानवर को मांस के तौर पे खा लेते थे। तो भंडारण का तरीका बेसिक यही था। आगे लिखा है गर्तवास। गर्तवास मतलब, गर्त मतलब गड्ढा और वास मतलब उसमें रहने वाले, उसमें वास करने वाले, उसमें। ठीक है, गर्त मतलब गड्ढा और वास मतलब उस जगह पे रहने वाले, वास करने वाले लोगों को गर्तवास कहा गया। ये कहाँ पर है? कश्मीर में। तो कश्मीर में ये ज़्यादा फेमस था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बुर्जहोम। बुर्जहोम कौन से स्थल के लिए प्रसिद्ध है? पुरापाषाण, नवपाषाण या महापाषाण? कौन से स्थल के लिए प्रसिद्ध है बुर्जहोम? अभी पिछले पेज में हमने देखा ना, बुर्जहोम की बात हुई है जो कश्मीर में। तो बुर्जहोम किसके लिए प्रसिद्ध है? जो पुरापाषाण है, पुरापाषाण के लिए बुर्जहोम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बुर्जहोम क्या है? कश्मीर में पाया गया है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा गया है। तो गर्तवास किसे कहा गया है? जो गड्ढे के नीचे वास करते थे, रहते थे। वास का मतलब कि वहाँ पे रहना। तो जो गड्ढे के नीचे वास करते थे, रहते थे, उन्हें गर्तवास कहा गया। और ये लोग कहाँ के लोग करते थे? ये करते थे आपके कश्मीर के लोग। कहाँ के लोग करते थे? कश्मीर के लोग। कश्मीर में भी कौन सी जगह है? बुर्जहोम। बुर्जहोम कौन से पुरा स्थल का निशानी है? जो पुरापाषाण के, महापाषाण के बाद पुरापाषाण, तो पुरापाषाण जो है उसके स्थल के रूप में प्रसिद्ध है बुर्जहोम कश्मीर का। ठीक है, अब आगे इसमें और जो एडिशंस हैं, यानी कि जो कथन के अनुसार पेपर में पूछे जा सकते हैं, लिखा है यहाँ पुरातत्वविदों को यहाँ झोपड़ी के अंदर एवं बाहर दोनों ही स्थान पर आग के साक्ष्य यानी कि सबूत, ठीक है, या निशान कह सकते हो, कि जो पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और झोपड़ियों के बाहर दोनों ही जगह पर आग के साक्ष्य मिले हैं, जो यह बताता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। तो गर्तवास यानी कि जो बुर्जहोम है कश्मीर में, वहाँ पे लोगों की एक पहचान क्या थी जो पुरातत्वविदों ने ढूंढ निकाली, वो ये था कि उनका मानना था कि लोग समय समय के अनुसार या बदलते मौसम के अनुसार घर के अंदर और घर के बाहर खाना पकाया करते थे। ये पुरातत्वविदों ने देखा कश्मीर में, बुर्जहोम में। ठीक है, कैसे? उनका मानना था कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो लोग घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर चूल्हा बना करके उसमें अपना खाना पकाया करते थे, क्योंकि गर्मी में लोगों को गर्मी ज़्यादा अंदर और घर के लगती थी, तो घर के बाहर खाना पकाया करते थे। फिर जब लोग सर्दी का मौसम आता था तो लोग घर के अंदर आकर के खाना बनाया करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो आपकी वो उन्होंने वो
बताई पुरातत्वविदों ने कि ये लोग किस तरह से अपना जीवन यापन किया करते थे, गर्तवास के लोग। आगे लिखा है जो पुरापाषाण युग से भिन्न उपकरण है, जो पुरापाषाण युग से भिन्न उपकरण हैं उन्हें नवपाषाण युग कहा गया। ये तो बिल्कुल सही सी बात है। अब जाहिर सी बात है, जो पुराने पाषाण के काल से, पुराने पाषाण से जो अलग होंगे वही तो नए पाषाण कहलाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है ओखली और मूसल। ठीक है, मूसल यानी कि मसल एक तरह से याद रख सकते हो। ओखली तो आपको सबको पता है, जिसमें वो मिर्ची या अन्य चीज़ें कूटने के लिए इस्तेमाल करते थे लोग, अभी भी करते हैं कई सारे घरों में। ठीक है, ओखली और मूसल यानी कि जिसमें मसल देते थे। ठीक है, जैसे कि आपके घर में सिलबट्टा लोढ़ा होगा। ठीक है, तो सिलबट्टे लोढ़े पर क्या होता है कि चटनी पीसना, मसाले पीसना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मूसल पे की जाती थी। इसका प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से जो प्राप्त चीज़ें हैं उनको पीसने के लिए ही किया जाता था। तो पीसने के लिए किन दो औजारों का इस्तेमाल किया गया है? पीसने के लिए आपका ओखली और मूसल। ठीक है, पीसने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? आपके ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज या फिर जो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं उनको पीसने के लिए दो औजारों का इस्तेमाल किया गया। ये पूछा जा सकता है, वो है ओखली जिसमें कूट करके और एक मूसल जिसमें पीस करके। ठीक है, ओखली से कूट करके और मूसल से पीस करके बनाया जाता था। कुछ औजारों की हड्डियों से भी, कुछ औजारों को ये को है। ठीक है, कुछ औजारों को हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो हर एक औजार पत्थर के नहीं हुआ करते थे। जैसे ओखली है तो ओखली को पत्थर से ही बनाया जाता था। ठीक है, और जो मूसल है, मूसल भी सिलबट्टा लोढ़ा आपने देखा वो घर में पत्थर का ही बना होता था। लेकिन कुछ औजार इनका मानना था कि हड्डियों से भी तैयार किए जाते थे। ठीक है, अब सभी पाषाण जो स्थल हैं उनकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, पहला है बोलन दर्रे। बोलन दर्रे कहाँ पर है? ये ईरान में बताया था। बोलन दर्रा किसका उदाहरण है? नव पाषाण का। ठीक है, जो बोलन दर्रा है वो कहाँ किसके उदाहरण में आता है? नव पाषाण में। बताया था ना मेहरगढ़ पाकिस्तान वाला बता रहा था ना मैं। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान वाला यानी कि ईरान में, और ईरान में कहाँ पर? बोलन दर्रे के पास। बोला है सबसे महत्वपूर्ण रास्ते के पास हरा भरा समतल स्थान है। तो जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़, ठीक है, जो कि ईरान के पास है, कैसा इलाका है? हरा भरा है। ठीक है, मेहरगढ़ कैसा इलाका है? हरा भरा इलाका है। और किस रूप में है? समतली रूप में, मतलब बिल्कुल सपाट, समतल मतलब सपाटी के रूप में है, जो कि ऐसा है जिस पे आप निवास स्थल बना सकते हो, रह सकते हो। ठीक है, खेती कर सकते हो अच्छे से। तो ऐसा स्थल है कौन सा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? ईरान में। कौन से दर्रे के पास है? बोलन दर्रे के पास। और ये कौन से पुरा पाषाण के स्थल का है? यहाँ ये कौन से पुरा स्थल में गिना जाता है? मेहरगढ़, जो नए पाषाण है उसमें मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ की एक सबसे विशेष बात क्या है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ जीवन यापन सबसे पहले शुरू किया गया था, मेहरगढ़। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना कि सबसे पहले जीवन यापन यानी कि ये जो बसने की प्रक्रिया है, जीवन की शुरुआत करने की प्रक्रिया, इस तरह से क्वेश्चन 2019 में सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जीवन यापन की जो प्रक्रिया वो कहाँ शुरू हुई? जीवन यापन की प्रक्रिया सबसे पहले मेहरगढ़ के पास हुई। जीवन यापन सबसे पहले शुरू किया गया कहाँ? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? ईरान में। ईरान के आसपास कौन सी जगह पे? बोलन दर्रे के पास। ये कैसा क्षेत्र है? हरा भरा और समतलीय। ठीक है, कौन है ये हरा भरा और समतलीय क्षेत्र? मेहरगढ़। मेहरगढ़ की खास बात क्या है? जहाँ पे सबसे पहले जीवन यापन शुरू किया गया, यानी कि लोगों का बसना, रहना, इन सब की प्रक्रिया सबसे पहले यहीं शुरू की गई। ठीक है, आगे देखते हैं मेहरगढ़ की और क्या खास बात है। पहला बात तो आपको पता चल गया, ये हरा भरा इलाका है, समतलीय है और यहाँ पे सबसे पहले जीवन यापन शुरू हुआ। अब किसने किया और कैसे हुआ ये आप यहाँ देखते हैं आगे। ये संभवतः वह स्थान है मेहरगढ़, मतलब मेहरगढ़ वो स्थान बताया गया है जहाँ के
स्त्रियों और पुरुषों ने सबसे पहले इस इलाके में, सबसे पहले देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा डार्क लाइन कर दी कि स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ की खेती, गेहूं की खेती और भेड़ बकरियों की पालन पोषण की प्रक्रिया को शुरू किया। तो आपको ये ध्यान रखना है, अभी हमने बसने की प्रक्रिया देखी थी ना, तो बसने की प्रक्रिया मेहरगढ़ से जोड़ सकते हो आप, कि बसने की प्रक्रिया में जैसे हम भेड़ बकरी, पेड़ पौधे, इन सब की देखभाल कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, रख रहे हैं, है ना। तो बसने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, आप ये बता सकते हैं कि मेहरगढ़ में। ठीक है, सबसे पहले जीवन यापन की शुरुआत मेहरगढ़ में ही की गई है। और मेहरगढ़ ही एक ऐसा क्षेत्र था उस समय जहाँ पे सबसे पहले क्या उगाए गए, अनाज। ये अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने एडिशनल बता दिया, आगे बताने वाले था लेकिन यहाँ पे बता दिया मैंने, तो कोई नहीं, आप इसको यहाँ पे अलग से ऐड कर सकते हो कि सबसे पहले अनाज कहाँ उगाए गए। तो सबसे पहले आपके अनाज जो है, या तो ईरान ऑप्शन में होगा, ईरान नहीं होगा तो पाकिस्तान लिखा होगा, पाकिस्तान भी नहीं होगा तो मेहरगढ़ नाम लिखा होगा, जहाँ पे सबसे पहले अनाज उगाया गया। अनाज यानी कि जौ और कौन से, गेहूँ। ये भी ध्यान रखना, नाम ये ना पूछ करके उन अनाज के नाम भी पूछ सकता है। तो जौ और गेहूँ उगाए गए, ठीक है। और पशुपालन में वो भेड़ और बकरियों को, यानी कि जो दूध देने वाले बेसिकली जानवर थे, उनको पाल लिया उन्होंने। अब चताल हुयुक, चताल हुयुक, ये भी क्या है, तुर्की का एक प्रसिद्ध पुरा स्थल है नवपाषाण का। जैसे मेहरगढ़ नए पाषाण का उदाहरण है, नवपाषाण का मेहरगढ़, वैसे ही चताल भी एक नए पाषाण का एक युग है, एक नए पाषाण का एक प्रसिद्ध पुरा स्थल है। कौन सा है, नए पाषाण में चताल हुयुक, ठीक है। अब चकमक पत्थर कहाँ से लाए गए हैं, चकमक पत्थर सीरिया से लाया जाता है। तो आपको चकमक, जैसे चकमक मतलब जैसे चमकीले, भड़कीले जैसे बोलते हैं, चमकदार पत्थर कहाँ से लाए जाते हैं। तो आपको कोई अगर पत्थर दिखाएगा कि ये देखो ये चमकदार पत्थर है या इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो आपको वो या तो दिखाएगा या आप उसके घर जा कर के देखो, तो आपको कोई दिखाएगा तो आप एकदम से देख करके बोलोगे यार सीरियसली ये कहाँ से लेकर आया है। तो सीरियसली आपको कोई बोलेगा कि यहाँ से तो नहीं लेकर आया, इसको मैं सीरियस ले आया हूँ, तो सीरियस, तो वो कहेगा सीरियसली, सीरियस से आया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि चकमक पत्थर जो यहाँ पे मिलते नहीं है, तो इतनी दूर से लेकर आया, सीरियसली तो इतनी दूर गया था, सीरियसली इतनी दूर से आया। तो सीरियसली और सीरिया ऐसे याद रख सकते हो कि चकमक पत्थर जो हमारे आसपास नहीं मिलते थे, तो उन्हें इतनी दूर से लाया, सीरियसली, सीरिया से लाया गया। कोड़ियाँ कहाँ पर आपकी, लाल सागर से ज़्यादातर मिलती हैं। अब लाल सागर की एक ख़ास बात क्या है, ये एक नमकीन पानी का खाड़ी है। लाल सागर कैसा है, लाल सागर आपकी नमकीन खाड़ी का एक पानी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो लाल सागर है वो कैसा सागर है, वहाँ पे सबसे ख़ास बात क्या है लाल सागर की, कि इसमें नमकीन पानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बहुत नमकीन पानी, खारा पानी, एकदम बहुत खारा नमकीन, जो कि अफ्रीका और एशिया के बीच, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर, अफ्रीका और एशिया, जैसे एशिया महाद्वीप इधर है, अफ्रीका उधर है, तो हिंद महासागर जो है उनके बीच में ही लाल सागर स्थित है। जहाँ ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल सागर, कोड़ियों के लिए। और चकमक पत्थर किसके लिए प्रसिद्ध है, सीरियस। तो सीरियसली सीरिया में गया था, तेरे को आसपास नहीं मिला था, नहीं, सीरियसली सीरिया से आया, तो चकमक पत्थर सीरिया से आया। कोड़ियाँ कहाँ से आई, लाल सागर से। लाल सागर कैसा सागर है, नमकीन पानी का सागर है। कौन से महासागर में स्थित है ये, हिंद महासागर में। सीपी या सीपी आपके गांव में आपने देखी ना, सीपियाँ की मतलब जो आलू, कच्चे आम वगैरह को छीलने के लिए, लौकी, घिया वगैरह जैसे आप बोलते हो, उनको भी लोग छीलने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो सीपी जो है, सीपी कहाँ से है, भूमध्य सागर से लाई गई है, ठीक है। भूमध्य सागर से सीपियों को सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोड़ियाँ कहाँ से, कोड़ी लाल सागर से, और चकमक पत्थर सीरिया से। लिखा है लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के लिए या उसके दौरान इंजीनियर का काम कर रहे थे, इंजीनियरिंग की जो चीज़ें थी, जो इंजीनियर थे, इंजीनियरों ने क्या करा, हड़प्पा पुरा स्थल जो पाकिस्तान में है उनकी खोज निकाल पाई।
तो पंजाब के जो इंजीनियर थे 150 साल पहले उन्होंने अपने काम के लिए खुदाई की, रेलवे काम वगैरह, रेलवे की पटरी बिछाने के लिए, रेलवे को बनाने के लिए। तो उन्होंने उसके दौरान जब खुदाई की तो वहाँ से उन्होंने क्या पाया, हड़प्पा के पुराने स्थल, जो कि आज कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, जिन्होंने एक खंडरों का या खंडरों को समझकर इनकी हजारों ईंटों को उखाड़ गए, जिनके कारण भी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो बेसिकली ये एक इंजीनियर्स जो पंजाब के थे वो अपने काम कर रहे थे। एक होता ना इंजीनियरिंग, पहले जो करते थे वो आसपास की चीज़ों को खोदना, वहाँ से चीज़ों को जानना, बनाने के लिए, काम करने के लिए किया करते थे जो चीज़ें। तो इस चीज़ों को करने के लिए इंजीनियर्स ने वहाँ पे खुदाई करी, रेलवे लाइंस बिछाने का काम किया बेसिकली, जो बल्कि एक तरह से हेल्पफुल थी हमारे लिए, आप हमारे सबके आसपास के चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे थे। तो उसी दौरान उन्होंने एक ऐसी खोज निकाल दी जो हड़प्पा का पुराना स्थल था। उसी दौरान उन्होंने एक खंडर को समझ करके, मतलब उनकी कई सारी ईंटों को निकाल दिया, ये सोच करके ये खंडर है, लेकिन एक्चुअल में वो खंडर नहीं, वो कोई पुरानी इमारतें रही थी। ठीक है, आगे है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, या मोहनजोदाड़ो भी बोलते हैं, और लोथल जैसे कुछ नगर हैं, इन नगर हैं। ठीक है, और अच्छा, नगर से मुझे एक याद आया कि आपका आधुनिक नगर कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा था ना दो, एक आधुनिक गांव और एक आधुनिक नगर। तो आधुनिक गांव कौन से है, गांव से एक याद दिलाया था ना मैंने, गांव को कैसे बताना है, गांव इनाम गांव। तो आधुनिक गांव में उदाहरण किसका है, इनाम गांव का। दोनों में गांव गांव शब्द ढूंढ सकते हो। गांव इनाम गांव, इनाम गांव कहाँ पर पाया जाता है, ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, ब्रह्मगिरी मैंने बताया था ना, जो महापाषाण सबसे बड़े पत्थरों का जो स्थल है, पुराने सबसे बड़े पत्थरों का स्थल है वो ब्रह्मगिरी, वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। वेरी गुड। तो महाराष्ट्र की तरह ही सेम जो आपका इनाम गांव है, जो आधुनिक गांव का उदाहरण है इनाम गांव, वो भी कहाँ पर है, सेम महाराष्ट्र में है। ठीक है, और आपका आधुनिक नगर कौन से थे, दो नगर बताए थे ना, गाना भी बताया था मैं, हाँ वेरी गुड, मुंबई। तो आधुनिक जो आपके नगर हैं वो है मुंबई और कोलकाता। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे और भी नगर हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर हैं जहाँ बड़े बड़े क्या है, भंडार गृह मिले हैं। अब यहाँ बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, तो यहाँ पे क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जो गुजरात में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सारे कहीं ना कहीं एक बड़े भंडारण गृह के साथ पाए गए हैं। यानी कि हड़प्पा, ये मोहनजोदाड़ो, ये सारे इतने बड़े बड़े नगर रहे हैं। गुजरात का लोथल जो है, ये सब इतने बड़े बड़े नगर के रूप में रहे हैं। सबसे बड़ा तो आपका मोहनजोदाड़ो रहा है। ठीक है, ये इतना बड़ा नगर का उदाहरण रहा है मोहनजोदाड़ो, एक शहरी बस्ती के रूप में सबसे बड़े जो अगर देखा जाए तो मोहनजोदाड़ो को देखा गया है। ठीक है, ये इतने बड़े रूप में पाए गए हैं कि इसमें विशाल भंडार गृह, स्नान गृह, और स्नान गृह भी ऐसे थे जो सीढ़ियों से एक उत्तर दिशा से आए तो दक्षिण दिशा से बाहर निकल रहे हो, मतलब ऐसा था, या दक्षिण से आप आते हो तो उत्तर दिशा से बाहर निकल रहे हो। तो इस तरह से विशेषकर बड़ी बड़ी चीज़ें बनती थी ऐसे बड़े बड़े नगरों में। ठीक है, तो 3 नगर कौन कौन से हैं, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो कि किस लिए प्रसिद्ध हो गए, जहाँ पे बड़े बड़े भंडार ग्रह पाए गए हैं, मिले हैं। ठीक है, आगे क्या है, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ कहाँ पर है, मेहरगढ़ बताया था ना आपका, ईरान में है ना,
कौन से दर्रे के पास? बोलन दर्रे के पास। ठीक है, तो मेहरगढ़ आपका कहाँ है? ईरान में है, बोलन दर्रे के पास में है। ठीक है, और सबसे पहले 7000 साल पहले जो ईरान है, जहाँ पे मेहरगढ़ जो कि एक सबसे पुरा स्थल के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? जो आपका पुरा जो नवपाषाण है, मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? नवपाषाण पुरा स्थल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका ईरान में है, बोलन दर्रे के पास। किसके लिए प्रसिद्ध हुआ ये? ना केवल मेहरगढ़ नवपाषाण के लिए, बल्कि नए पाषाण के अलावा ये कपास की खेती के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। तो कपास की खेती सबसे पहले लिखा ना, 7000 साल पहले लिखा हुआ है ना, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में ही कपास की खेती की गई। और मेहरगढ़ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई? जीवन यापन की। किसकी शुरुआत हुई? जीवन यापन की। कहाँ पर शुरुआत हुई? सबसे पहले जीवन यापन कहाँ पर शुरू हुआ? मेहरगढ़ में। ठीक है, और लोगों ने कौन से अनाज उगाए? जौ और कौन से अनाज उगाए थे? जौ और गेहूँ, है ना। तो ये 2 अनाज भी उगाए, और सबसे पहले जीवन यापन यहीं शुरू हुआ, और भेड़ बकरी पशुओं के तौर पे इन्होंने पाले भी थे। ठीक है, स्त्री और पुरुषों ने किया। और मेहरगढ़ ही नवपाषाण का उदाहरण भी है, और यहाँ पे कपास, गेहूँ और जौ के अलावा कपास की खेती भी की गई। ठीक है, कपड़े के टुकड़े कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो से व चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी से चिपके हुए मिले हैं। तो कपड़े के टुकड़े जो कि कहाँ पर पाए गए? मोहनजोदड़ो में। जो पुरातत्वविद थे, जो खोज कर रहे थे पुराने तत्वों की, उन्होंने मोहनजोदड़ो से कुछ कपड़े के टुकड़े और फूलदान वगैरह चांदी के, वो भी ऐसे नहीं मटके टाइप या मिट्टी के, ऐसे नहीं, बल्कि चांदी के फूलदान के ढक्कन पाए पुरातत्वविदों ने, कपड़े के कुछ टुकड़े पाए, और बोला है कि तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए कुछ चीज़ें पाई। यानी कि जो मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा एक शहरी और एक प्रसिद्ध नगर के रूप में फला फूला था, उसकी खोज में जब पुरातत्वविद आए तो उन्होंने टुकड़े देखे। किसके टुकड़े? कपड़े के टुकड़े। वहाँ पे कपड़ों के टुकड़ों के साथ उन्होंने चांदी के जो फूलदान होते हैं, उस फूलदान के जो ढक्कन बने होते थे, उन ढक्कनों को पाया उन्होंने। साथ ही उन्होंने वहाँ पे कुछ तांबे की वस्तुएं भी पाई पुरातत्वविद में। ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिल रही है? इतनी सारी चीज़ें जो सबसे बड़ी जगह है, यानी कि मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो, वहाँ से। ठीक है, वहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है? पत्थर तथा शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। ये तो आम सी चीज़ें हैं ना, पत्थर हर जगह आपको दिख जाते हैं। ठीक है, और शंख भी आपको रेतीली जगह पे या समुद्री जगह पे ईजिली से, यानी कि प्राकृतिक नेचर के थ्रू ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाया करती थी। इसके लिए इतना भाग दौड़ या इतना दिक्कत नहीं होती थी। जब आपके घर के आसपास रेत आती है, तो आप रेत में अगर ढूंढोगे तो पहले की रेतों में मतलब आपको बहुत विशेष रूप से शंख के छोटे हिस्से मिल जाया करेंगे। ठीक है, और पत्थर भी। लेकिन लिखा है क्या? जबकि जो फ्यान्स है, फ्यान्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कृत्रिम रूप से तैयार की गई एक वस्तु कौन सी है? तो कृत्रिम मतलब बनावटी, आर्टिफिशियल, जैसे आप बोलते हैं ना कि नकली तरह से, मतलब एकदम ओरिजिनल नहीं, लेकिन एक कृत्रिम यानी कि एक आर्टिफिशियली तरीके से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो। तो उसका उदाहरण कौन सी वस्तु है? फेयांस। ठीक है, फेयांस। तो फेयांस एक कृत्रिम रूप से तैयार किया गया औजार है। क्या बोला है? फेयांस इससे मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फ्यान्स क्या है? कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी वस्तु थी जिससे क्या किया जाता था? मनके बनाए जाते थे। फ्यान्स नाम की वस्तु से, फ्यान्स नाम के वस्तु से क्या किया जाता था? एक मनके भी तैयार किए जाते थे, जो आप बाली वगैरह, झुमके वगैरह पहनते हो, चूड़ियाँ पहनते हो। ठीक है, बाले वगैरह जो बनते हैं, और छोटे छोटे बर्तन भी फ्यान्स नाम की पदार्थ से बनाया जाता था। बेसिकली ये पदार्थ है। ठीक है, तो एक ऐसा पदार्थ फ्यान्स है जो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, यानी कि
कोई एक प्योरिटी नहीं थी, मतलब इसमें कई सारी चीज़ों का मिला जुला रूप था। ठीक है, एक ऐसा फ्यांस पदार्थ था, चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, फ्यांस क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। इससे चूड़ी, मनके, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आगे लिखा है तांबे के आयात। तांबे का आयात कहाँ से हुआ? हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। तो राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। ओमान, ओमान कहाँ पर है? कहाँ से ओमान का आयात निर्यात किया गया? जहाँ से पश्चिमी एशियाई देश तांबे का आयात करता था। तो पश्चिमी एशियाई, बेसिकली पश्चिमी एशिया से ही ओमान का आया, तांबा आपका राजस्थान से आया। ठीक है, जैसे बोला ना, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से ही करते थे उस समय, यानी कि जो आज का राजस्थान है वहाँ से बेसिकली तांबे का इस्तेमाल किया करते थे। ओमान पश्चिमी एशियाई देशों के द्वारा किया जाता था। सोने का आयात आज के कर्नाटक, जैसे साउथ इंडियन जो है ना, साउथ इंडिया जो है वो सोने चांदी, मतलब सोने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जो कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक में सोना बहुत प्रसिद्ध है, मतलब सोने की खान वगैरह जैसे आप कहते हैं ना, वहीं पे ही आप बहुमूल्य पदार्थ वगैरह है। तो सोना आपका कर्नाटक से है, आयात किया जाता है, आयात लाना और निर्यात भेजना। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर, अब कुछ पत्थर जैसे आप बोलते हैं ना कि ये मेरी राशि फल का पत्थर है या मेरी राशि का पत्थर है ना। तो बहुमूल्य पत्थर आयात करते थे कहाँ से? गुजरात से। तो जो पत्थर है, जो कीमती पत्थर है, कीमती पत्थरों का आयात कहाँ से होता था? गुजरात से। सोने का आयात कहाँ से होता था? सोना कहाँ गया? सोने का आयात आपका कर्नाटक से। पत्थरों का आयात गुजरात से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इन सब जगह से किया जाता था। तो आप दोबारा एक क्विक वो कर लेते हैं। फ्यांस क्या है? फ्यांस एक चिपचिपा पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये? फ्यांस क्या है? फ्यांस एक चिपचिपा पदार्थ है जो किस रूप में तैयार किया जाता है? कृत्रिम रूप से, यानी कि इसका आर्टिफिशियल, यानी कि बनावटी, एक नकली तरीके से बनाया जाता है। जो कि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फ्यांस से क्या क्या बनाए जाते हैं? फ्यांस से आपके मन के, जैसे बाली वगैरह, झुमके वगैरह भी बोलते हो ना, मन के, चूड़ियाँ, बाले या बालियाँ जो बोलते हो, और छोटे छोटे बर्तन तक भी बनाए जाते थे। किससे बनते थे सारी चीज़ें? मन के, कान की बाली, झुमके वगैरह और छोटे छोटे बर्तन किससे बनते थे? फ्यांस से। फ्यांस क्या है? एक कृत्रिम रूप है। ठीक है, एक पदार्थ है फ्यांस, चिपचिपा पदार्थ है, कलरफुल पदार्थ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तांबे का आयात कहाँ से होता था? तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था? राजस्थान से। आज का जो राजस्थान है, तब हड़प्पावासी के लिए वो पाकिस्तान का एक हिस्सा लगता था। ठीक है, तो तांबे का इस्तेमाल, जो आयात होता, तांबे को कहाँ से मंगाया जाने लगा था? राजस्थान से तांबे। ओमान जो कि पश्चिमी एशिया का देश है, वहाँ देश तांबे का आयात करता था। ओमान, जहाँ से पश्चिमी एशियाई देश तांबे का आयात करते थे। तो ओमान भी एक ऐसी जगह है जहाँ से किसका आयात किया जाता था? तांबे का। तो तांबे के लिए दो जगह प्रसिद्ध है तांबे के लिए, एक राजस्थान और दूसरा ओमान। तांबे का आयात कहाँ से किया गया? राजस्थान से। और तांबे का आयात और कहाँ से किया गया? ओमान से। तो तांबे के लिए दो जगह प्रसिद्ध है, पहला राजस्थान और दूसरा ओमान। सोने के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? साउथ इंडिया, यानी कि कर्नाटक। साउथ, दक्षिण भारत में कर्नाटक सोने के लिए प्रसिद्ध है। कीमती पत्थरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? गुजरात, ईरान यानी कि जहाँ पे आपका मैंने बोलन दर्रा के बताया था ना, मेहरगढ़, ईरान, और अफ़गानिस्तान से बहुमूल्य या कीमती पत्थर मंगाए जाते थे। अब धोलावीरा क्या है? धोलावीरा कच्छ यानी कि गुजरात। ठीक है, धोलावीरा कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। लोथल भी आपका गुजरात का है और धोलावीरा भी आपके गुजरात के हैं। ठीक है, इन इलाकों में खदीर बेत क्या है? आगे देखते हैं। खदीर बेत के किनारे बसा नगर है। तो यानी कि खदीर बेत एक क्या है? एक ऐसा इलाका है, एक समुद्री ऐसा इलाका हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे बसा हुआ ये एक नगर है। धोलावीरा क्या है? एक नगर है। लोथल गुजरात का एक नगर है और वैसे ही धोलावीरा भी एक नगर है। कहाँ पे? ये भी गुजरात में। इसकी और ख़ास क्या बात है? यह है साफ़ पानी और उपजाऊ ज़मीन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे साफ़ पानी और उपजाऊ ज़मीन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है।
तो धोलावीरा क्या है? धोलावीरा साफ़ पानी। लोथल आपका बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, लोथल गुजरात का बंदरगाह के लिए। लेकिन धोलावीरा आपके साफ़ पानी और अच्छी खेती के लिए, यानी कि अच्छी ज़मीनी जो उपजाऊ ज़मीनी है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और फिर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे देखते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में क्या बताया? जिन्हें 2 हिस्से या 2 भागों में बांटा गया था, वहीं धोलावीरा नगर जिन्हें 3 भागों में बांटा गया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किसे 2 हिस्सों में बांटा गया? तो 2 हिस्सों में तो आपका हड़प्पा सभ्यता बट गई। ठीक है, आप अगर इसको और ज़्यादा बेहतर से देखेंगे तो आपको सीनियर सेकेंडरी की क्लास 12th की हिस्ट्री है, उसमें बताया हुआ है कि जैसे मोहनजोदड़ो के 2 हिस्से कर दिए गए, है ना, जैसे ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा बना दिया गया। तो ऐसी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से बांटा गया। तो हड़प्पा सभ्यता जिनको 2 हिस्सों या 2 भागों में बांट दिया गया। तो वहीं गुजरात का जो धोलावीरा था उस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा के इनमें से किस स्थल को 3 हिस्सों में बांटा गया? इनमें से किन स्थलों को 3 हिस्सों में बांटा गया? तो 3 हिस्सों में धोलावीरा गुजरात के धोलावीरा नगर को 3 हिस्सों या 3 भागों में बांटा गया। लेकिन 2 भागों में कौन बटा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, साबरमती, ये भी गुजरात में ही है। आपको पता है साबरमती का आश्रम गांधी जी और उन सब के लिए प्रसिद्ध रहा है ये। ठीक है, तो ट्रेन भी चली है, ऐसा है ना, यात्राएं शुरू की गई वहाँ से, है ना, ऐसा सुना होगा आपने। तो साबरमती की एक उपनदी गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलती है। तो साबरमती की एक उपनदी है, जो कि साबरमती कहाँ पर है? गुजरात में है। और उपनदी कौन सी है? खंभात की खाड़ी। आप मैप देखोगे, मैप में खंभात की खाड़ी बना हुआ, लिखा हुआ होगा खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी मिलती है जहाँ लोथल यानी कि वो भी गुजरात का ही है। लोथल, धोलावीरा, साबरमती सब गुजरात में है। तो जहाँ लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती धातुओं से चीज़ें बनाई जाती थी। तो लोथल जो आपका बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, लोथल, ठीक है, मतलब समुद्री जहाज़ वगैरह जैसे आते हैं ना, बंदरगाह, उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये कहीं ना कहीं कीमती धातु बनाने के लिए भी प्रसिद्ध रहा। ठीक है, तो आज ये आपका इसमें क्लास 6 की पहला पार्ट तो आपका हो चुका था। अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 एक साथ मैंने करा दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट 4 अगली क्लास अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप इसको पसंद करेंगे और सबको सब्सक्राइब शेयर करके रखने के लिए सलाह देंगे। अगर आपको पास होना है, यकीन नहीं होता, तो आप देख सकते हैं कि कितना गंदा रिज़ल्ट रहा है इस बार का सीटेट का पेपर 2। जितने अपीयर होते हैं उनके हाफ बच्चे भी पास नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी पढ़नी नहीं थी। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें जानोगे। जब बहुत सारी चीज़ें जानोगे तो आप प्रीवियस ईयर तब करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर करके हो सकता है उसमें से कुछ टॉपिक या कुछ लाइंस चेंज कर दे, या अदर किसी एग्ज़ाम से एनसीईआरटी का ही वो क्वेश्चन जो आपके सीटेट में बन सकता है किसी अदर एग्ज़ाम से उठा लाए, और उसमें जो कथन है वो अलग अलग कुछ हो गई, थोड़ी चेंज हो गई, तो क्या करोगे? तो वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ ये क्लास है, जिसमें बहुत अच्छे से मैं करा रहा हूँ। समझना है, ठीक है। आप समझदार हैं, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं रिज़ल्ट बेहतर हो तो आप पढ़िए, इस चैनल को देखिए और मोटिवेट करें। मुझे भी अपने आप को पढ़ कर के अपने आप को मोटिवेट करें कि आपको अच्छा एक कंटेंट दिया जा रहा है, अच्छे एक रिटर्न नोट दिए जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपके लिए ये और मेरे लिए आपका प्यार है कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ठीक है। और उन लोगों को तो ज़रूर दें जिनको पढ़ने या फिर चीज़ों को देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, बाय सभी को, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।